Hello students, I am Dr. Suresh Kumar. Today I will start liquidation of company. What is the meaning of liquidation of company? A company is an artificial person created by law, and therefore the law alone comes to liquidate it. Liquidation or winding up is the legal procedure for which company comes to an end. ये जो है ये लिक्विडेशन का मीनिंग हुआ, इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ? कंपनी का समापन। कंपनी का समापन से क्या मतलब है? कंपनी जो है लीगली तौर पर बंद हो जाना, यानी कंपनी का अस्तित्व समाप्त होना। कंपनी का अस्तित्व क्यों समाप्त होता है या कंपनी क्यों लिक्विडेट होता है? होता क्या है कि जब कंपनी के पास उसका एसेट से ज्यादा उसका क्रेडिटर्स अगर हो जाता है, यानी कि उसका कर्जदार ज्यादा हो गया, तो वो क्या फील होता है कि वो पेमेंट कर नहीं पाएगा, या और भी अदर रीजन है जिसके कारण वो अपना क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पाता है। तो जब क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं हो पाता है तो थ्रू लीगल वे में, यानी कोर्ट के द्वारा कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है, यानी कंपनी को समाप्त किया जाता है। तो जब कंपनी समाप्त होगा तो एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। वो लिक्विडेटर जो है पूरा कंपनी को अपने अधिकार में ले लेता है और फिर कंपनी का जितना भी एसेट्स होता है लिक्विडेटर उसको सेल करता है। सेल करने से जो अमाउंट कंपनी के पास लिक्विडेटर के पास आता है, उस अमाउंट से वो कंपनी का जो भी क्रेडिटर्स है उसको एज पर रूल पेमेंट करेगा और लास्ट में जो सरप्लस अमाउंट बचता है उसमें एज पर रूल शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में कंपनी का पूरा अस्तित्व कानूनी रूप से समाप्त हो जाता है। तो इसका आप इस मीनिंग और डिफिनेशन आप थोड़ा लिख लीजिए, जो भी हम समझाए हैं तो उसका मीनिंग और डिफिनेशन को हम आपको लिखा दे रहे हैं। तो लिखिए, A company is an artificial person created by law, full stop, and therefore the law alone can liquidate it. And therefore the law alone can liquidate it. Liquidation, full stop लिखिएगा। Liquidation or winding up is the legal procedure by which the company comes to an end. Liquidation or winding up is the legal procedure by which the company comes to an end. अब आप नीचे में मीनिंग लिखिए। The winding up or liquidation of a company means that process which bring the life of a company to an end. इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, एक बार और मिला लीजिए। The winding up or liquidation of a company means that process which bring the life of company to an end. इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दीजिएगा। अब लिखिए according to Grover, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। Winding up of a company is a process. Winding up of a company is a process whereby its life is ended and its property is administrated for the benefit of its creditors. Full stop. An administrator called liquidator is appointed and he takes control of the company, comma दीजिए, collects its assets
pay its debts and finally distributed any surplus among the member accordance with their right. तो ये था आपका डिफिनेशन। अब है मोड्स ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिखिए मोड्स और टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो लिक्विडेशन होने का दो तरीका है। एक है ट्रिब्यूनल और कंपल्सरी लिक्विडेशन और दूसरा है वॉलंटरी लिक्विडेशन। ट्रिब्यूनल लिक्विडेशन या फिर उसको हम कंपल्सरी लिक्विडेशन ही बोलते हैं। तो आप पहले इसके बारे में कुछ इसका पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर उसको हम डिटेल आपको कर देंगे। तो लिखिए लिक्विडेशन बाय ट्रिब्यूनल और कंपल्सरी लिक्विडेशन। इसको लिख के पहले लिखिए द लिक्विडेशन, पहले लिख लीजिए आप द लिक्विडेशन मे बी आइदर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। द लिक्विडेशन मे बी आइदर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। उसका हेडिंग आप ऊपर में लिख लीजिएगा मोड्स और टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ऊपर में हेडिंग आप पहले लिखिए मोड्स और टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, फिर नीचे में लिखिए द लिक्विडेशन मे बी आइदर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट में लिखिए लिक्विडेशन बाय ट्रिब्यूनल और कंपल्सरी लिक्विडेशन और सेकंड में लिखिए वॉलंटरी लिक्विडेशन। सेकंड पॉइंट में लिखिए वॉलंटरी लिक्विडेशन। अब वॉलंटरी लिक्विडेशन के नीचे में लिखिए क्रेडिटर लिक्विडेशन और सेकंड ए नंबर में लिखिए क्रेडिटर लिक्विडेशन और बी नंबर में लिखिए मेंबर्स लिक्विडेशन। क्रेडिटर लिक्विडेशन ए में और बी में मेंबर लिक्विडेशन। अब आप फर्स्ट आपको जो पॉइंट लिखाए थे लिक्विडेशन बाय ट्रिब्यूनल और कंपल्सरी लिक्विडेशन, इसके बारे में आपको अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले लिखिए सर्कमस्टांसेस ऑफ वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। सर्कमस्टांसेस ऑफ वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, इसका फर्स्ट पॉइंट लिखिए अनेबल टू पे डेब्ट्स। अनेबल टू पे डेब्ट्स, अनेबल टू पे डेब्ट्स में क्या है कि कंपनी अपना जो कर्ज है उसका वो भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है। कंपनी के पास पैसा नहीं है, उसके पास क्रेडिटर को पेमेंट करने लायक उसके पास पैसा नहीं है, और जब क्रेडिटर का पेमेंट करने लायक पैसा नहीं है तो वो क्या करेगा, असमर्थ हो जाएगा पेमेंट करने में और फिर वो अपने आप को लिक्विडेट करेगा बाय ट्रिब्यूनल। फिर है स्पेशल रेजोल्यूशन। सेकंड पॉइंट लिखिए स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या है कि जब कंपनी को ऐसा लगता है, जब स्पेशल रेजोल्यूशन में लिखिए जब कंपनी को ऐसा लगता है या कंपनी जो है अपना समापन का प्रस्ताव पारित कर लेता है, पारित करता है, उसको लगता है कि वो कंपनी को और नहीं चला पाएगा, तो वो फिर अपने आप को लिक्विडेट करता है। अब इसका थर्ड पॉइंट लिखिए ए सिक कंपनी। सिक कंपनी का मतलब है कि बीमार कंपनी। बीमार कंपनी से मतलब है कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, उसका क्रेडिटर बहुत ज्यादा है, तो वो फिर से कंपनी को क्या करता है बंद करके और फिर न्यू कंपनी को स्टार्ट करना चाह रहा। तो जब न्यू कंपनी स्टार्ट करना चाह रहा तो पहले वाले कंपनी को वो क्या करेगा, लिक्विडेट करेगा और फिर नया कंपनी को वो बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अब लिखिए एक्शन अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। एक्शन अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। एक्शन अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट का मतलब है कि जब कंपनी जो है वो देश का अखंडता के खिलाफ या देश के विरुद्ध ऐसा कोई कार्य करता है जो उसको नहीं करना चाहिए कंपनी को, या तो उसका सुरक्षा के साथ, उसके प्रभुता के साथ अगर वो खिलवाड़ करता है कंपनी, तो फिर उसको लिक्विडेट बाय ट्रिब्यूनल किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फ्रॉडलेंट। फ्रॉडलेंट लिखिए FRAUDULENT। फ्रॉडलेंट एंड अनलॉफुल पर्पस और अफेयर्स। फ्रॉडलेंट एंड अनलॉफुल पर्पस और अफेयर्स। अगर कंपनी जो है कपटपूर्ण ढंग से चला रहा है, यानी कि वैसा काम नहीं करना चाहिए जो कि कानून के विरुद्ध में है, तो इस तरह का अगर कंपनी काम करता है तो फिर कंपनी को
लिक्विडेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिर डिफॉल्ट इन फाइलिंग स्टेटमेंट और रिटर्न। डिफॉल्ट इन फाइलिंग स्टेटमेंट और रिटर्न, कंपनी जो है अपना रिटर्न यानी टैक्स रिटर्न भरने में या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो वो बनाता है कंपनी, अगर उसको बनाने में वो सही तरीका से नहीं बनाता है, यानी कि उसमें बहुत सारा ऐसा चीज भी वो दिखाता है जो कि वो एक्चुअल में कंपनी का नहीं होता है, यानी कि वो कपटपूर्ण ढंग से वो काम करता है, तो उस हालत में कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है। टैक्स फाइलिंग में भी गड़बड़ करता है, कम दिखाता हो या इस तरह का और भी बहुत सारा वो काम कर सकता है, अपना जो स्टेटमेंट बनाता है वो गलत तरीका से बना के देता है, तो फिर कंपनी को लिक्विडेट किया जाता है। फिर नेक्स्ट है इफ द ट्रिब्यूनल, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ द ट्रिब्यूनल इज वन ऑफ द ओपिनियन, इफ द ट्रिब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन that it is just and equitable that the company should be wound up, WOUND, should be wound up। जब ट्रिब्यूनल जो है ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि ये कंपनी और चलेगा नहीं, कंपनी का लोन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो वो खुद ट्रिब्यूनल जो है समापन घोषित करता है, यानी कि कंपनी को समाप्त करता है। तो ये जो मेन पॉइंट्स था, तो ये हो गया आपका ट्रिब्यूनल लिक्विडेट, ये आपका जो हो गया लिक्विडेशन बाय ट्रिब्यूनल और कंपल्सरी लिक्विडेशन। फिर मेंबर्स लिक्विडेशन में आपको देखिए वॉलंटरी लिक्विडेशन में हम आपको 2 पॉइंट लिखाए थे, क्रेडिटर और मेंबर्स लिक्विडेशन। क्रेडिटर का मतलब है कि जब क्रेडिटर लोग जो है, यानी कि उसका टू थर्ड क्रेडिटर को ऐसा लगता है कि ये कंपनी और चलेगा नहीं, कंपनी पैसा को वापस नहीं करेगा, तो वो लोग आपस में मिलके ये निश्चय करता है कि इस कंपनी को समाप्त कर दिया जाए, तो ये हो गया क्रेडिटर लिक्विडेशन। मेंबर लिक्विडेशन का मतलब है कि शेयर होल्डर आपस में सहमति करके, उसको शेयर होल्डर को लगता है कि कंपनी और आगे नहीं चल पाएगा, तो उन लोग भी आपस में सहमति करके कंपनी को लिक्विडेट करता है। तो ये बाई क्रेडिटर और बाई मेंबर्स, वॉलंटरी लिक्विडेशन में ये 2 पॉइंट है। तो अब इसमें देखिए लिक्विडेशन में क्या होता है कि जब कंपनी लिक्विडेट करता है, यानी लिक्विडेशन जब कंपनी का होता है, तो कंपनी जो है एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है, और जब कंपनी लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है तो वो कंपनी को पूरा अपने अधिकार में ले लेता है, और वो सारा एसेट्स को बेच के और एज पर कंपनी रूल्स फिर वो लायबिलिटीज को पेमेंट करेगा, वो अकॉर्डिंग टू रूल्स पेमेंट होगा। तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो बनाते हैं, तो उसमें पहले हम डेबिट साइड में रिसीप्ट लिखते हैं, क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखते हैं। रिसीप्ट का मतलब है कि कहां से पैसा आया, और पेमेंट का मतलब कि कैसे कैसे वो अपना क्रेडिटर को पेमेंट किया। ऐसा नहीं कि बहुत हमसे किसी का अगर नजदीकी है तो उसको हम पहले पेमेंट कर देंगे और फिर बाद वाले को बाद में पेमेंट करेंगे, या कोई मेरा बहुत रिलेटिव कोई अगर नजदीकी का है तो उसको हम पहले पेमेंट करेंगे और फिर किसी और को बाद में करेंगे, ये ऐसा नहीं होता है। इसमें एज कंपनी रूल्स के अनुसार पेमेंट होता है। तो ये सारा काम कौन करता है? लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर जब ये सारा काम करता है तो रिसिप्ट साइड में पहले वो दिखाएगा कि कहां से पैसा आया, फिर वो दिखाएगा एज पर रूल कि कैसे कैसे उसको पेमेंट करना है। किसको पेमेंट करना है? क्रेडिटर्स को। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं? लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो आप देख लीजिए लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, तो ये बोर्ड में हम लिखे हुए हैं और इसको हम फिर लिख भी लीजिएगा। तो देखिए लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, तो डेबिट साइड में पहले रिसिप्ट दिखाएंगे, रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट। डेबिट साइड है ये, यहाँ पर रिसिप्ट लिखेंगे, डेबिट में डेबिट नहीं बोलते हैं, यहाँ रिसिप्ट साइड होगा, और फिर अमाउंट, ये क्रेडिट नहीं बोलेंगे, इसको पेमेंट बोलेंगे, और फिर अमाउंट। तो रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट, जो पहले डेबिट लिखते थे उस वहां पर हम रिसिप्ट लिखेंगे,
फिर अमाउंट, फिर पेमेंट साइड में, क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखेंगे और फिर अमाउंट लिखेंगे। तो सबसे पहले रिसिप्ट कहां से हो रहा है, तो रिसिप्ट में पहले देखिए बैलेंस। पहले का अगर कंपनी के पास कैश है और बैंक में अगर पैसा है तो कैश इन हैंड और बैंक, ये दोनों लिख दिए। फिर इसके बाद है अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स। कंपनी, जब कंपनी लिक्विडेट होता है, जब बंद होता है, तो उसका एसेट्स को सेल किया जाता है और सेल करने के बाद से जो पैसा आता है वो भी फिर लिखते हैं। तो इसमें बहुत सारा एसेट्स हो सकता है, एक आपको बताने के लिए हम लिख दिए हैं। लैंड बिल्डिंग सेल हुआ, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेंटरी यानी स्टॉक से सेल होके मिला, ट्रेड रिसीवेबल से सेल होके मिला। तो ये सारा पैसा सेल होके आया, उसको हम बाहर कर दिए। इसके बाद फिर सरप्लस अमाउंट रिसीव। सरप्लस अमाउंट का मतलब है कि अगर फुली सिक्योर्ड है, यानी कि कंपनी जो है अगर 5000 का लोन लिया और 7000 के एसेट्स को मॉर्गेज में रखा है, तो 2000 अभी भी कंपनी के पास सरप्लस अमाउंट है, तो उसको हम दिखाते हैं। तो ये हो गया सरप्लस अमाउंट रिसीव। और लास्ट में सरप्लस अमाउंट रिसीव फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर। सिक्योर्ड मतलब फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया, जैसे अभी हम आपको समझाए हैं। अब फिर है कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर। कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर का मतलब है कि अगर मान ली सपोज दैट कंपनी 1000 शेयर 100 इशू किया है, वो कंपनी 80 रुपीज तक पहले से पैसा ले चुका है, बाकी रेस्ट जो 20 रुपीज बचा है, तो वो अपना शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करेगा कि आप वो 20 रुपीज हमको वापस कीजिए, पैसा दीजिए। तो फिर वो कॉल से कंपनी के पास पैसा आएगा, तो कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर। ये शेयर होल्डर से कंपनी कॉल करके जो रेस्ट अमाउंट है वो लिया। तो ये इतना तरीका से कंपनी के पास पैसा आया। अब हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट में देखिए सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेस थ्रू कोर्ट के द्वारा हो रहा, तो बहुत सारा है लीगली खर्चा। तो ये सबसे पहला फर्स्ट पेमेंट, यही सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस अगर ऊपर नीचे होगा तो पूरा ये रॉन्ग हो जाएगा। तो पेमेंट आपको लीगल एक्सपेंसेस पहले करेंगे, फिर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बताएं कि एसेट्स को सेल करना और लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए कंपनी एक लिक्विडेटर के अपॉइंट करता है। तो वो लिक्विडेटर तो फ्री में काम करेगा नहीं, तो उसको जो रेम्यूनरेशन देते हैं उसको हम बोलते हैं लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। तो ये लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन भी बहुत तरीका से वो ले सकता है। सबसे पहले तो एक फिक्स्ड अमाउंट, जैसे बोल दिया कि 5000, 6000, 10000, इस तरह से ले सकता है। फिर अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट्स होता है, अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। तो अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स जितना हुआ उसके ऊपर ले सकता है। फिर अमाउंट पेड टू ट्रेड पेबल, इसके ऊपर ले सकता है। और फिर अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके ऊपर भी लिक्विडेटर अपना रेम्यूनरेशन ले सकता है। तो ये सारा, ये इतना तरीका से हम निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं है कि ये सारा इतना तरीका से ही आपको रहे, हो सकता है इसमें एक या दो इसका एक या दो तरीका से निकालना रहे। तो वो जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको उस समय क्लियर समझ में आएगा। तो फर्स्ट है लीगल एक्सपेंसेस, सेकेंड में हम पेमेंट करते हैं लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। ये सीक्वेंस ऐसी होगा, याद रखिएगा। थर्ड में होता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप। ये दोनों एक ही मतलब हुआ, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, इसको पेमेंट करेंगे। फिर आता है डिवेंचर होल्डर्स, ये है डिवेंचर होल्डर। अगर इसमें इंटरेस्ट कोई बैलेंस है तो ये इसके साथ ऐड करके बाहर पेमेंट करना है, फिर बाहर दिखाएंगे। ये डिवेंचर होल्डर्स हो गया। इसके बाद है फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, ये सब समझाएंगे जब आपको क्वेश्चन बताएंगे, तो उसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्या है ये समझाएंगे। तो ये हो गया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। फिर इसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अगेन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का क्या मतलब होता है, वैसा क्रेडिटर जिसके ऊपर कोई भी मॉर्गेज नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, उस तरह का क्रेडिटर को हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। जैसे क्रेडिटर है, लोन है, बीपी है, ओवरड्राफ्ट है, बैंक लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है। तो ये कोई भी इस तरह का जो लोन है वो अनसिक्योर्ड में आता है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ये कंपनी का जितना भी इस तरह का क्रेडिटर है उसको फिर पेमेंट करेंगे, यानी कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अगेन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। फिर हम देते हैं अब शेयर होल्डर को, यहां के बाद से हम शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे। तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, इसमें अगर डिविडेंड ऐड है तो इसको दिखा के पेमेंट करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर एंड डिविडेंड ऐड करके फिर बाहर करेंगे। और लास्ट में जो कंपनी का ऑनर है, अगर पैसा बच जाता है, अगर सरप्लस अमाउंट है, तो फिर हम इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे, यानी कि लास्ट में कंपनी का मालिक लेगा पेमेंट, तो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे। तो ये फॉर्मेट है
इसको आप अच्छे से कॉपी में अपना लिख लीजिएगा, क्योंकि सीक्वेंस ये चेंज नहीं होना चाहिए, सेम सीक्वेंस जैसे समझाएं। अगर सपोज दैट लीगल एक्सपेंसेस है और लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन नहीं है, तो इसको फिर आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद फिर हम लिक्विडेशन एक्सपेंसेस देंगे या कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, दोनों का एक ही मतलब होता है, ये देंगे। अगर ये भी नहीं है तो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन के बाद सीधे डिवेंचर होल्डर देंगे, उसमें इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, फिर अगेन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर देंगे, अगेन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर देंगे, फिर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये सीक्वेंस आपको मेन याद रखना है। एक बार और देखिए, हम जो बोल रहे हैं उसको समझ के रखिए तो याद हो जाएगा। सबसे पहले हम देते हैं लीगल एक्सपेंसेस, फिर लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, अगेन कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फिर डिवेंचर होल्डर, उसके बाद हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर देते हैं, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर देते हैं, फिर उसके बाद प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर और लास्ट में हम फिर देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये हमारा सीक्वेंस है। इसको फिर अगले क्लास में हम जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताएंगे तो और फिर डिस्कस करेंगे। तो ये इसको आज आप पूरा ये फॉर्मेट को आप अच्छी तरीका से जैसे जैसे हम समझाए हैं लिख लीजिएगा। ये इसका मेन फॉर्मेट है। तो ये आज का लिक्विडेशन के बारे में हुआ। तो मेन इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन अब अगले क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको आप आज समझ के रखिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।